हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। हाई हेवन पवेलियन में अभी 3 बड़े बल थे, डोन परिवार, बाय परिवार और पर्पल फन वैली। इनमें से कोई भी कमतर नहीं था। ये बल 8 महान परिवारों के ठीक नीचे आते थे, गहरी नींव और अनगिनत मास्टर्स वाले। ये दूसरों को डरा सकते थे, लेकिन यांग काय के लिए ये कुछ खास नहीं थे। इन दिनों यांग काय ने शिया निंग चांद से ढेर सारी खबरें ली थीं, जिससे उसका मन उलझन में था। हाई हेवन पवेलियन में घूमते हुए यांग काय सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हॉल गया, मेंग वुया से मिलने। यांग काय को देखते ही मेंग वुया का बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया, जैसे यांग काय ने उसे लाखों चांदी का कर्ज दे रखा हो। ओल्ड मैन मेंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी लाडली शिष्या की उदासी और डिप्रेशन कैसे गायब हो गया, और अब वह दिन भर खुश रहती है, लेकिन कम ही दिखती है। हरामी, ये छोटा हरामी लौट आया। जरूरी नहीं कहना कि उसकी बेटी उससे मिल चुकी होगी, वरना उसका मूड इतना कैसे बदलता। सिलाविन, हा, कभी कभी वह कितना प्यारा लगता है। हाँ, यह आशीर्वाद है तो ठीक, अभिशाप है तो टाला नहीं जा सकता। बस उम्मीद करनी होगी कि उसकी लाडली शिष्या इस मुसीबत को सुरक्षित पार कर ले। ट्रेजरा मेंग, मैं लौट आया, यांग काय मुस्कुराते हुए बोला। मेंग वुया ने कड़वा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, स्वागत है। स्वागत है, बस औपचारिक और बेमन से अभिवादन, जरा भी खुशी नहीं। यहां तक बात करके मेंग वुया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। जल्दी से अपनी डिवाइन सेंस से यांग काय को जांचा, तुरंत चौंक कर बोला, तू पहले से सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री में पहुंच गया। हाँ, यांग काय ने हल्के से सिर हिलाया। मेंग वुया की जीभ लगभग कट ही गई। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वह हाई हेवन पवेलियन से आधा साल दूर रहा था, मतलब 6 महीने पहले वह अभी क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था, और अब सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री। ये कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज थी, अविश्वसनीय, समझ से बाहर। तूने कैसे किया? मेंग वुया ने जैसे कोई छिपा खजाना मिल गया हो, यांग काय की आंखों में सीधे घूरते हुए पूछा। बस मेहनत से कल्टीवेशन की। यांग काय हंसा। मेंग वुया ने और नहीं पूछा, शायद अगर यह छोटा हरामी इसी स्पीड से कल्टीवेशन करता रहा तो इस छोटी दुनिया की जंजीरें तोड़ सकता था, तभी शायद वह उसकी लाडली शिष्या के योग्य बनता। थोड़ा भौहें सिकोड़कर मेंग वुया बोला, तू काफी समय से गायब था, अब कई लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? यांग काय की भौं उठी। तेरी मार्शल स्किल के बारे में पूछना चाहते हैं। मेंग वुया ने समझाया, हेवन केव इनहेरिटेंस में तूने छठे ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट पर जो वार किया था, उसकी वजह से कई लोगों की दिलचस्पी है। यांग काय जोर से हंसा, अगर उन्हें चाहिए और अच्छी कीमत दे सके तो बेचने में कोई हर्ज नहीं। स्टार मार्क बहुत ताकतवर मार्शल स्किल थी, लेकिन आखिरी दांव। जरूरी युआन क्यूई इकट्ठा करना भी मेहनत का काम था, और इस्तेमाल करने के बाद अगर शरीर मजबूत न होता तो बैकलैश से सिर्फ नुकसान होता। लेकिन अगर कोई ऐसी कीमत दे जो यांग काय के दिल को छू ले, तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं। खैर, सावधान रहना बच्चे, ये बूढ़ा तुझे चेता रहा है। बाय परिवार और पर्पल फन वैली तुझे ज्यादा नहीं देख रहे। उनकी नज़र मुख्य रूप से सू यान को लुभाने पर है, लेकिन उस डोन परिवार के छोटे हरामी को तुझमें काफी दिलचस्पी है। वह 2 बार यहाँ आकर इस बूढ़े से तेरी खबर पूछ चुका है। मुझे भी उसमें काफी दिलचस्पी है। यांग काय मुस्कुराया, वह अभी कहाँ है? तेरे पुराने घर में रह रहा है। वह लड़का थोड़ा अजीब है। बाय परिवार और पर्पल फन वैली वालों ने अच्छी जगहें ली हुई हैं, लेकिन वह जिद करके तेरे उस छोटे टूटे फूटे घर में तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे ढूंढने पर आमादा है। अभी तुझे ध्यान से बचकर रहना चाहिए। ओल्ड मैन मेंग का चेहरा गंभीर हो गया, जोर देकर बोला, या तू यहाँ से 1-2 साल के लिए चला जा। अगर यह कीड़ा फिर 1-2 साल के लिए चला जाए तो शायद मेरी लाडली उसे भूल जाए। मेंग वुया को इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं दे सकती थी। सिलाविन, भगवान, यह आदमी, इसे चिलपिल दे दो। यांग काय ने धीरे से सिर हिलाया। भले वे उसे न ढूंढ रहे होते, वह खुद उनसे मिलना चाहता था। छिपने का सवाल ही नहीं। मेंग वुया से अलविदा कहकर यांग काय अपने पुराने टूटे घर की तरफ चला। यांग काय, ये यांग काय है, इस वक्त लौट आया। कुछ लोगों ने यांग काय को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। 3 बड़े बल वाले उसे ढूंढ रहे हैं, क्या वह खुद पकड़ा जाना चाहता है? क्या लगता है 3 में से कोई बल उसे भर्ती कर लेगा? जरूर कर लेगा। इन दिनों कितने शिष्य उन लोगों ने छीन लिए। सेक्ट में इतने सालों से वह कितनी तकलीफें झेलता आया है, और अब तक ट्रायल डिसिपल ही है।
अगर बेहतर जगह मिले तो यहाँ रहने के बारे में क्यों सोचेगा। वो नहीं कि उन 3 बलों के ऑफर बहुत लुभावने हैं। वह तो नाशुक्रा भेड़िया है। थूकने की आवाज आई, तिरस्कार से भरी, और जलन भी कम नहीं। यान काय बेफिक्र रहा, इन बकवास पर ध्यान नहीं दिया। नामात्र का वह हाई हेवन पवेलियन ट्रायल डिसिपल था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत और पूरी ताकत सिर्फ अपनी मेहनत से थी। सेक्ट से कभी कोई मदद नहीं मिली। यहाँ रहता सिर्फ सुविधा के लिए था। सेक्ट छोड़ने पर भी कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं, दूसरों की गॉसिप की परवाह क्यों करता। ज्यादा देर नहीं लगी, वो अपने पुराने टूटे केबिन पर पहुंच गया। लकड़ी के घर के बाहर 2 बूढ़े थे, एक खड़ा, दूसरा दीवार से टिका हुआ, हाथ आस्तीन में छिपाए। यान काय गुजरा तो दोनों ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, आंखें हल्के से बंद, धूप सेकते हुए। लेकिन जब यान काय घर से 300 फीट के अंदर पहुंचा, अचानक 2 डिवाइन सेंस उस पर पड़ी। कोई किलिंग इंटेंट नहीं, लेकिन चेतावनी साफ थी। उस पल यान काय चौंका। जब ये 2 सोल प्रेशेस उस पर पड़ी, जैसे अनंत समुद्र में पत्थर फेंका हो, जरा सी लहर भी नहीं। सोल वार्मिंग लोड्स की मदद से यह चेतावनी उसे छू भी नहीं पाए। तो वह आगे बढ़ता रहा, कदमों में जरा भी फर्क नहीं। 2 नींद भरे बूढ़े अचानक जाग गए, आंखों में चमक आए और हैरानी से यान काय को देखा। जाहिर था इस युवक का रिएक्शन उनकी उम्मीद से बहुत बाहर था। और जोर का वार करने वाले थे कि अचानक घर के अंदर से आवाज आए, रुको। यह आवाज सुनते ही दोनों बूढ़ों का मोमेंटम सिकुड़ गया, फिर से हानिरहित हो गए, लेकिन आंखें सतर्क रहीं, यान काय को लगातार देखते हुए। केबिन के अंदर से नीली गाउन वाला आदमी बाहर निकला, लगभग 20 साल का, तेज भौहें, सम्मानजनक चेहरा, हैंडसम लुक्स, गरिमामय आभा, असाधारण स्वभाव। एक नजर में पता चलता था कि किसी बड़े परिवार का बेटा है। हालांकि उसका शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे उसे हल्का नादान और प्यारा लुक मिलता था। उसकी त्वचा भी फीकी थी, औसत औरत से ज्यादा। तब उस आदमी ने यान काय की तरफ देखा, दोनों की नजरें हवा में मिली, पहले वाली में तिरस्कार की झलक, दूसरी में सावधानी। थोड़ी देर बाद वह आदमी आगे बढ़ा, यान काय की तरफ चला, कदम तेज होते गए। युवा मास्टर, 2 बूढ़ों में से एक ने देखकर पुकारा। दखल मत देना, युवक ने आदेश दिया। जी। यान काय भी उसकी तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोनों ने हमला किया, लगभग एक ही समय पर मुक्का मारा, मुठ्ठियां टकराई धड़ाम से, दोनों लड़खड़ाए, कई कदम पीछे हटे। उस युवक की आंखों में हैरानी की चमक आई, जल्दी ही ठंडी हंसी आई, फिर मुक्का मारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। युवक और यान काय जैसे 2 गुस्साए जानवर थे, एक दूसरे पर बेतहाशा हमला करते, कोई बचाव नहीं, सिर्फ हमला। यान काय ने उसके क्रॉच पर किक मारी, उसकी मर्दानगी कुचलने की कोशिश में, लेकिन दूसरी तरफ की तेज लेग स्वीप से रोक दिया गया। जबकि उसने उंगलियां यान काय के चेहरे पर बढ़ाईं, आंखें फोड़ने की कोशिश में, लेकिन यान काय ने तेजी से सिर झुकाया, मुश्किल से बचा। दोनों के तरीके अजीब और अप्रत्याशित थे, अनंत बदलाव वाले, क्रूर और नीच, कुछ भी सस्ता नहीं। ये देख 2 बूढ़ों की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि चाहे ये रहस्यमय हाई हेवन पवेलियन डिसिपल हो या उनका युवा मास्टर, किसी ने भी युआन क्यूई इस्तेमाल नहीं की। दोनों सिर्फ शारीरिक ताकत से लड़ रहे थे। नजारा ऐसा था जैसे दूसरे ने उसकी बीवी छीनी और बाप मारा हो, पूरी ताकत से लड़ते, पीछे न हटते, सचमुच जान मृत्यु की लड़ाई। लेकिन उनका युवा मास्टर क्या कर रहा था? कल्टिवेटर्स की यह लड़ाई कैसे हो सकती थी? साफ 2 छोटे बच्चों की मारामारी थी। 2 बूढ़ों के चेहरे कड़वे हो गए। अगर यह नजारा देखा और फैल गया तो उनका युवा मास्टर फिर मुंह कैसे दिखाएगा? धड़ से एक आवाज के साथ यान काय ने दूसरे के सिर पर वार किया, उसे तारे दिखने लगे, शरीर लड़खड़ाने लगा। जमीन पर गिरने वाला था कि डोंग परिवार के युवा मास्टर ने भी यान काय के चेहरे पर मुक्का जड़ा। लगभग उसके आगे के दांत उड़ा दिए, मुंह में खून का स्वाद भर गया। छोटे हरामी, मरने की जल्दी है, डोंग परिवार के युवा मास्टर ने गुस्से में चीखा। यान काय ने ठंडी हंसी हंसी, देखते हैं पहले कौन मरता है। और उनकी लड़ाई फिर शुरू हो गई। हंगामे में डोंग परिवार के युवा मास्टर ने यान काय को जमीन पर गिराया, उसकी टांगें दबाईं, घुटने उसके पेट पर रखे, हाथ उसकी बाहों को पकड़े, ठंडे से पूछा, बदबूदार हरामी, हार मान। यान काय ने दांत पीसे, पकड़ी बाहों की परवाह न करके अचानक उल्टा घुमा, उसकी पकड़ तोड़ी और उसे जमीन पर फेंक दिया। प्रक्रिया में दोनों की बाहें उतर गईं। वह हंसा, मैं क्यों मानूं? डोन परिवार के युवा मास्टर ने जल्दी गर्म सांस छोड़ी, उसका हाथ लटक गया, सिर उठाकर 2 बूढ़ों पर गुस्से से चीखा, खड़े क्या हो? इस युवा मास्टर को पीटा गया है। उसका चेहरा धूल से भरा। डोन परिवार के युवा मास्टर की पहले वाली शानदारता गायब हो चुकी थी। 2 बूढ़े आखिरकार अपने अजीब सपने से जागे, जल्दी पास आए।
यांग काई ने ठंडी हंसी हंसी कई 10 फीट पीछे हट गया। दो बूढ़े पीछा नहीं किए, भले उनका युवा मास्टर पीटा गया था, लेकिन इतनी देर देखने से उन्हें कुछ समझ आ गया था। सामने वाला हाई हेवन पवेलियन डिसिपल और उनका युवा मास्टर जाहिर तौर पर पुराने जानकार थे, वे क्रूरता से हाथ नहीं चलाते। सिर्फ सवाल था कि उनका युवा मास्टर इस दूरस्थ जगह के किसी व्यक्ति को कैसे जानता था। डोन परिवार के युवा मास्टर जल्दी उठा और यांग काई की तरफ देखा। आंखों में थोड़ा डर, नजर उनकी लटकी बाहों के बीच घूमी, दांत पीसकर बोला, तेरे में कुछ तो दम है, बदबूदार हरामी। यांग काई के विचार भी ऐसे ही थे। उसकी बाईं बाह उतर चुकी थी, जरा ताकत नहीं लगा पा रहा था, लेकिन ये शब्द सुनकर फिर भी हंसा। नदी 30 साल पूर्व की तरफ बहती है, 30 साल पश्चिम की तरफ। अगर ध्यान न दिया तो जल्दी ही मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तेरी माँ भी न पहचाने। सिलाविन मुहावरा, नदी 30 साल पूर्व की तरफ बहती है, 30 साल पश्चिम की तरफ, मतलब समय के साथ हमेशा बदलाव आता है। उस डोन परिवार के युवा मास्टर ने गहरी सांस ली, जवाब दिया, तो मैं तेरा इंतजार करूंगा। फिर एक बूढ़े की तरफ मुड़ा और बोला, जा उसकी बाह ठीक कर। जरूरत नहीं। यांग काई ने दाहिनी बाहु ऊपर की और बाईं को पकड़ा, जोर से झटका दिया, चटाक की आवाज के साथ बाह फिर ठीक हो गई। डोन परिवार के युवा मास्टर हैरान रह गया, अंदर से गाली दी, जल्दी खुद भी वैसा किया। दर्द से माथे पर पसीना आ गया, लेकिन कम से कम बाह जुड़ गई। विंड एंड क्लाउड गार्ड्स। यांग काई की नजर दो बूढ़ों पर हल्के से गुजरी, लापरवाही से पूछा। दो बूढ़ों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। हैरानी से यांग काई को घूरा, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पहचान इस युवक ने कैसे देख ली। वह आखिर था कौन? डोन परिवार के युवा मास्टर मुस्कुराया, हैरान मत हो, इस छोटे हरामी का सरनेम यांग है। सरनेम यांग? तो हालात फिर से बदल गए, क्योंकि उन्होंने अचानक यांग काई की पहचान समझ ली। जल्दी मुट्ठी जोड़कर बोले, युवा मास्टर यांग को नमस्ते। यांग सरनेम बहुत आम था, राजघरानों और कुलीनों से लेकर मार्शल आर्ट्स परिवारों तक और सड़कों पर आम लोग और भिखारी बच्चों तक यांग सरनेम वाले अनगिनत लोग थे। लेकिन इस विशाल दुनिया में सिर्फ एक यांग सरनेम वाला ग्रुप था जिसका डोन किंग हान जानबूझकर जिक्र करता, क्योंकि 8 महान परिवारों में एक यांग सरनेम वाला था। ये रहस्यमयी और अक्सर एकांतवासी यांग परिवार 8 महान परिवारों में सबसे ताकतवर भी था। इस दुनिया में डोन परिवार को पहले दर्जे का बल माना जाता था, लेकिन 8 महान परिवारों से अभी भी काफी फर्क था। सबसे ताकतवर वाले का तो जिक्र ही क्या। अगर उन्हें कहा जाता कि किसी दूसरे महान परिवार का युवा लॉर्ड इस दूरस्थ जगह पर रह रहा है जहां पक्षी भी नहीं आते और मुर्गियां अंडे नहीं देती, और वह भी आम डिसिपल की तरह, तो वे कभी यकीन न करते। वे युवा मास्टर्स तो लाड़ प्यार में पले आते हैं, जन्म से ही शान और शौकत, कभी कोई तकलीफ नहीं, सफलता का रास्ता पहले से साफ बिछा हुआ। लेकिन यांग परिवार के युवाओं के लिए हालात उल्टे थे, क्योंकि यांग परिवार की ट्रेनिंग का तरीका अनोखा था और हर पीढ़ी के डायरेक्ट डिसेंडेंट डिसिपल्स को बड़ा होते हुए यह अनुभव करना पड़ता था। किसी सही समय पर इन सभी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को परिवार से बाहर भेज दिया जाता, हर एक को अपनी कल्टीवेशन के मौके खुद ढूंढने पड़ते और एक निश्चित समय तक वापस बुलाया जाता। ये ट्रेनिंग का तरीका बहुत खतरनाक था, क्योंकि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बाहर अभ्यास करने मजबूर होते थे और परिवार की ताकत या संसाधन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। किसी से झगड़ा होता तो सिर कट सकता था। दरअसल ऐसा कई बार हो चुका था, जिससे ये यांग परिवार डिसिपल समय से पहले मर जाते थे। लेकिन नुकसान के साथ फायदे भी थे। यह अनोखा ट्रेनिंग तरीका सुनिश्चित करता था कि हर यांग परिवार का डायरेक्ट डिसेंडेंट मजबूत बने, परिवार पर निर्भरता खत्म हो, सालों की मेहनत मजबूरन करनी पड़े, उन्हें समझ आए कि इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी और शान सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर है, खुद पर। तो यांग परिवार के डिसिपल्स में बेकार दादागिरी करने वाले बहुत कम होते, सब तलवार जैसे ठंडे और तेज, हर एक के पास तानाशाही तरीके। इसके अलावा इस ट्रेनिंग तरीके से यांग परिवार ने ढेर सारी सीक्रेट आर्ट्स और मार्शल स्किल्स इकट्ठी की। परिवार की विरासत लगातार बढ़ती गई, उनकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी दुर्लभ और ताकतवर कल्टीवेशन टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स का कलेक्शन बन गई। इस दुनिया में एक पक्षी होता है जिसे कोयल कहते हैं। कोयल अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में देती है, उन्हें विदेशी घोंसलों में सहने देती है, उन्हें पालने मजबूर करती है। ये बच्चे क्रूर होते हैं, न सिर्फ दूसरों के संसाधन हड़प लेते हैं, बल्कि मूल पक्षी के बच्चों को उनके अपने घोंसले से बाहर धकेल देते हैं, गिराकर मार डालते हैं ताकि सिर्फ वे ही बचें। पक्षियों में कोयल की बदनामी है और कल्टीवेटर्स की दुनिया में यांग परिवार की भी, क्योंकि उनके तरीके बिल्कुल वैसे ही थे। हर बार जब यांग परिवार अपने डिसिपल्स बाहर भेजने वाला होता, दुनिया भर के सेक्ट्स हाई अलर्ट पर आ जाते, सब कोशिश करते कि कोई यांग डिसेंडेंट उनके यहाँ ना आए।
जाहिर था वे डरते थे कि गलती से ऐसा डिसिपल पाल लें, बड़ा करें और फिर उसे उड़ते देखें। यांग परिवार के इस तरीके से डंग रन बहुत नाराजगी हुई थी, लेकिन उनकी बेजोड़ ताकत की वजह से, 8 महान परिवारों में पहला होने की वजह से, इतनी ताकत और प्रभाव की वजह से, भले उन बलों को शिकायत होती, यांग परिवार से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता है कि 100 साल पहले एक यांग परिवार डिसिपल गैदरिंग हेवंस सेक्ट नाम के पहले दर्जे के सेक्ट में पूजा करने गया था। इस यांग डिसिपल की प्रतिभा कमाल की थी, दुर्लभ, स्वर्ग तोड़ने वाला जीनियस। गैदरिंग हेवंस के सेक्ट मास्टर और एल्डर्स को वह बहुत पसंद था, कुछ भी खर्च न करके जोर शोर से उसकी कल्टीवेशन की। यहाँ तक कि उसे सेक्ट का ऑफिशियल उत्तराधिकारी नामित कर दिया, बिना कुछ छिपाए सारे राज सिखाए। ये बच्चा सचमुच लोगों में ड्रैगन था। सिर्फ कुछ सालों में गैदरिंग हेवंस की सारी कोर मार्शल स्किल्स सीख ली, पूरी तरह समझकर अपनी बना ली। उसके टीचर्स बहुत खुश हुए। लेकिन शामिल हुए 10 साल बाद गैदरिंग हेवंस सेक्ट के ढेर सारे संसाधन खाने के बाद ये जीनियस डिसिपल, जिस पर सेक्ट मास्टर और एल्डर्स ने सारी उम्मीदें लगाई थीं, रातों रात गायब हो गया। तब जाकर गैदरिंग हेवंस सेक्ट को समझ आया कि यह कमाल की प्रतिभा यांग परिवार का डिसेंडेंट था। गैदरिंग हेवंस के सेक्ट मास्टर और एल्डर्स सबके मुंह से खून निकल आया, लगभग गंभीर बीमारी में पड़ गए। 10 साल एक नाशुक्रे भेड़िए को पढ़ाया, सारे राज और संसाधन दिए, और वह उस लांती यांग परिवार का निकला। वे उदास न होते तो क्या होते। गैदरिंग हेवंस सेक्ट इकट्ठा होकर यांग परिवार के पास न्याय मांगने गया, लेकिन आखिर में सिर्फ थोड़ी सी भरपाई लेकर लौट आया। इस त्रासदी की वजह से पूरी दुनिया ने खुद को ऐसे हादसों से बचाने की तैयारी की। इतिहास का सबक था, अगर न सीखे तो 10 साल यांग परिवार का डिसेंडेंट पाले, फिर उसे जाते देखें। कोई गैदरिंग हेवंस सेक्ट की गलती दोहराकर पूरी दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। लेकिन जितनी भी तैयारी इन बलों ने की, वे यांग परिवार के डिसेंडेंट्स को अपने जीवन अनुभव के लिए इस्तेमाल करने से नहीं रोक सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर भेजने से पहले ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स छिपाकर रखे जाते थे। कम लोग उनके नाम जानते थे और भी कम ने उन्हें देखा होता था। आखिरी नतीजा, यांग परिवार का डिसेंडेंट पहचानना नामुमकिन था। विंड एंड क्लाउड ड्यूल गार्ड्स के दिमाग घूमे, यांग काय की असली पहचान पर और यकीन होता गया, क्योंकि लगभग 4 साल पहले यांग परिवार ने सचमुच अपने डिसिपल्स को जीवन अनुभव के लिए बाहर भेजा था। क्या मतलब, सामने वाला युवक यांग परिवार का सबसे छोटा बेटा था? क्या वह कल्टीवेशन के लिए अनुपयुक्त नहीं था? तो अब सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री में कैसे पहुंच गया? भले ये ताकत धरती हिला देने वाली न थी, लेकिन हल्के में लेने लायक भी नहीं थी। लेकिन कम से कम अब उन्हें समझ आ गया कि उनका युवा मास्टर उसे क्यों जानता था। ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पिछली पीढ़ी में डोन परिवार और यांग परिवार की शादी हुई थी, और उनके युवा मास्टर की मौसी यांग परिवार के चौथे मास्टर की बीवी बनी थी। उनका युवा मास्टर यांग परिवार के बच्चों से कई बार मिला भी था और वहां उससे मिला होगा। अंदर आओ, बात करेंगे। डोन किंग हान की नजर थोड़ी जटिल थी, कुछ कंफ्यूजन और धोखा खाए उम्मीदों से भरी हुई। यांग काय ने हल्के से सिर हिलाया। केबिन में घुसते ही अंदर अभी भी खाली था, सिवाय एक नई मेज के जिस पर खाना और शराब सजी थी। बैठ, डोन किंग हान ने छोटे से कहा। तू मेरा इंतजार कर रहा था। यांग काय बैठा, मेज पर स्वादिष्ट व्यंजनों की सजावट देखकर थोड़ा हैरान। डोन किंग हान की आंखों में गंभीरता की चमक आए, हल्के से सिर हिलाकर बोला, कुछ ही सालों में लगता है तू काफी बढ़ गया। यांग परिवार का डिसिपल ट्रेनिंग का तरीका सचमुच कमाल के नतीजे देता है। जब तक जिंदा है आदमी को बढ़ना ही पड़ता है। यांग काय ने जुग उठाया और खुद के लिए कप भरा। पहले जब तू मुझे देखता था तो चूहे की तरह बिल्ली से डरता था, अब डर क्यों नहीं लगता? तूने तो मुझे मारने की हिम्मत भी की। डोन किंग हान को अब भी मुंह में खून की महक और स्वाद आ रहा था, दिखाता था कि यांग काय का मुक्का कितना भारी था। इसमें क्या गलत है? बचपन में कितनी बार तूने मुझे धुककर मारा, मुझे सहना पड़ा। यांग काय ने ठंडी हंसी हंसी, उसे अपने इस कजिन से हमेशा चिढ़ थी। हर बार यांग परिवार आता तो उससे लड़ाई करता। उस समय उसका शरीर कमजोर था और कल्टीवेशन प्रतिभा घटिया, ऊपर से डोन किंग हान कई साल बड़ा, वह उसका मुकाबला कैसे करता? हर बार नीला पीला पढ़कर खत्म होती। ये सब सोचकर यांग काय चिढ़ गया, लग रहा था कि अभी बहुत रहम किया। वह बचपन की बात थी। डोन किंग हान ने शांतिपूर्वक कहा, कोई पछतावा या भावना नहीं दिखाए, बस अपना ड्रिंक पिया और ग्लास यांग काय की तरफ धकेला, इशारा किया कि भर दे। एक कजिन दूसरे के लिए ड्रिंक भरना, इसमें कुछ कहने लायक नहीं। कई कप पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लंबी आह भरी। भले उनका रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं था,
यान काय जानता था कि इस कजिन की कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस उसे मजबूत बनाना चाहता था, क्योंकि उस समय वह कल्टीवेशन करने को राजी नहीं था। बस मुक्को से समझाना चाहता था। कुल मिलाकर डोन किंग हान ने यान काय को बचपन के कई ट्रॉमा दिए थे। नीयत अच्छी थी, बस तरीके थोड़े उग्र थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इस जगह आएगा। डोन किंग हान ने अचानक हंसा, जब मैं यहाँ पहुंचा और तेरा नाम सुना, सचमुच यकीन नहीं हुआ। कई पूछताछ के बाद यकीन हुआ कि तू ही है। मेरे पिता ने यहाँ भेजा। ओह, अंकल ने भी अपना बाहर का समय यहीं बिताया? डोन किंग हान हैरानी से पूछा। उन्होंने नहीं बताया, बस यहीं आने को कहा। यान काय इन दिनों इस पर भी उलझन में था, सोचता था कि यहाँ आने का क्या मतलब है। मेरे पिता और माँ कैसे हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद यान काय ने ऊपर देखकर पूछा। डोन किंग हान ने उसे देखा और बोला, आंटी तुझे बहुत मिस करती हैं, और अब थोड़ी पतली भी लगती हैं। यान काय का चेहरा उदास हो गया। जब वह यान परिवार से निकला था तो आम इंसान था, और इन कुछ सालों से लौटा नहीं। उसके पिता माँ बहुत चिंतित होंगे। इसके अलावा आंटी को यान परिवार में आधा साल के लिए नजरबंद रखा गया। अंकल को और सख्त सजा मिली और 30 कोड़े सहने पड़े। तारांकन धड़ाम, यान काय के हाथ में ग्लास चूर चूर हो गया और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके शरीर से घनी दुश्मनी की आभा निकलने लगी। क्या हुआ? डोन किंग हान ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि आंटी तुझे मिस करती थी, चुपके से बाहर निकलकर तेरा हाल देखना चाहती थी, लेकिन यान परिवार के कुछ बुरे भूतों ने पकड़ लिया। तुझे पता है यान परिवार के नियम, जीवन अनुभव के दौरान कोई परिवार वाला डायरेक्ट डिसेंडेंट से संपर्क नहीं कर सकता, और उल्लंघन करने वाले को सख्त सजा। अगर अंकल खुद आगे न आते तो आंटी को भी वे 30 कोड़े सहने पड़ते। पूरे 30 कोड़े, ये आम कोड़े नहीं थे। यान परिवार के पास एक आर्टिफैक्ट था जो कोड़े खाने पर दर्द को कई गुना बढ़ा देता था। इस्तेमाल होने पर ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर भी कुछ कोड़े खाकर कई दिन बिस्तर पर पड़ जाता। 30 सहने पर यान काय अंदाजा लगाता था कि कई महीनों तक बिस्तर से उठना मुश्किल। यान काय ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपने उबलते खून को शांत किया। डोन किंग हान का ग्लास पकड़ा और एक घूंट में खाली कर दिया। वे लांती बुरे भूत, देर सबेर मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा, यान काय ने ठंडे से कहा। जब वह ठीक से कल्टीवेशन नहीं कर पाता था और कल्टीवेशन करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ आम इंसान की तरह जीना चाहता था, तब भी यान परिवार के उन बूढ़े भूतों ने उसे बाहर निकाल दिया, अपने भाइयों के साथ यह कठिन जीवन अनुभव सहने मजबूर किया। एक आम 12 साल का लड़का बिना जरा सी कल्टीवेशन के हाई हेवन पवेलियन तक का सफर अकेले, कितना दर्द सहा होगा, कितना मुश्किल रास्ता तय किया होगा। मुझे यान परिवार के तरीके पसंद नहीं, न यान परिवार के लोग, तुम सब इतने ठंडे और निर्दयी हो। डोन किंग हान ने तिरस्कार से थूका। यान परिवार का डिसिपल ट्रेनिंग का तरीका बहुत खास था, भले व्यक्ति को मजबूत बनाता था, लेकिन घर से बाहर निकालने पर निर्भर था। यान परिवार के सदस्यों में परिवार के बंधन लगभग नहीं के बराबर थे। यान परिवार की आगे बढ़ाने के लिए वे आसानी से किसी को भी कुर्बान कर देते, अपने भाई बहनों को भी। तुम यान परिवार डिसिपल्स का बाहर जीवन अनुभव आमतौर पर 10 साल का होता है। अब 4 साल से कम बीते हैं, पता नहीं आंटी पूरे 6 साल और इंतजार कर पाएंगी या नहीं तुझे फिर देखने के लिए। डोन किंग हान की आवाज उदासी से भरी थी। इस बार जब तू वापस जाए, मेरे पिता और माँ को मेरा संदेश देना, कहना कि मैं ठीक हूँ और वे निश्चिंत रहें, मैं सुरक्षित लौटूंगा। दूंगा। डोन किंग हान ने गंभीरता से सिर हिलाया, वह मेरी आंटी जो है। ये भारी टॉपिक्स खत्म होने के बाद बातचीत धीरे धीरे हल्की हो गई, तरह तरह की कहानियों पर आ गई। तो तू भी हेवन केव इनहेरिटेंस की वजह से हाई हेवन पवेलियन आया? यान काय ने पूछा। बिल्कुल, वरना मैं इस दूरस्थ भगवान भुलाई जगह पर क्यों आता? डोन किंग हान ने लापरवाही से कहा, फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, लेकिन यहाँ सचमुच कुछ जीनियस है, खासकर वह लड़की जिसका नाम सुयान है। कहा जाता है कि न सिर्फ प्रतिभा कमाल की है, बल्कि शहर गिरा देने वाली सुंदरता है, बर्फ जैसी शुद्ध चमक वाली। अफसोस कि मुझे उसका चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं मिला। बात करते हुए डोन किंग हान ने यान काय की तरफ मतलब भरी नजर से देखा, जैसे वह उसकी प्रतिक्रिया देखने को बेताब हो, जांचते हुए कि अफवाहें सच हैं या नहीं। वह तेरी भाभी है जिसके बारे में तू बात कर रहा है? यान काय ने उसके साथ शब्द नहीं घुमाए। डोन किंग हान का मुंह खुला का खुला रह गया, वह खाली नजरों से यान काय को घूरता रह गया। जाहिर था उसे उम्मीद नहीं थी कि अफवाहें सच थीं। किसी तरह उसके छोटे कजिन ने इस सेक्ट की स्वर्गीय राजकुमारी का दिल जीत लिया था। यान परिवार के मर्द सचमुच कोई भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, सबके सब जरूर भिड़िए हैं।
सौभाग्य से मैं उन बाय परिवार और पर्पल फन वैली के मूर्खों के साथ नहीं गया, वरना खुद अपनी जड़ें खोद रहा होता। डोन किंग हान मुस्कुराया। डोन परिवार के युवा मास्टर के रूप में उसका दर्जा जाहिर तौर पर काफी ऊंचा था। ऊपर से उसमें जन्मजात अच्छी प्रतिभा थी। वही युवा था, स्वभाव से आकर्षक और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला, जहां जाता वहां प्रशंसक उसके चारों तरफ तितलियों की तरह मंडराते। पता नहीं कितनी सुंदर औरतों को उसने मोहित किया था। हालांकि जब उसे यांग काय और सू यान के सीनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर से ज्यादा गहरे रिश्ते की अफवाहें सुनाई दी, तो उसने ज्यादा सतर्कता बरती और बाय परिवार व पर्पल फन वैली वालों के साथ मिलकर उसे लुभाने की कोशिश नहीं की। वो बस यहाँ हल्के से पानी जांचना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि अफवाहें सच से काफी कम थीं। डोन किंग हान को अचानक सौभाग्य महसूस हुआ। अच्छा हुआ कि बिना जांचे आगे नहीं बढ़ा, वरना अभी वह अपने कजिन से जान मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा होता। यान काय इन बड़े परिवारों के युवा मास्टर्स के स्वभाव और व्यक्तित्व को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने साफ साफ कबूल कर लिया, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति पर कोई शक न रहे। उसने साफ कह दिया था कि वह उसकी औरत है। जो भी उसे छूना चाहे उसकी लाश पर से गुजरेगा। हरामी बच्चे, तेरी मोहक शक्ति कम नहीं है। डोन किंग हान हंसा। भले हाई हेवन पवेलियन छोटा सेक्ट था, लेकिन उसने सुना था कि सू यान नाम की लड़की की कल्टीवेशन ट्रू एलिमेंट बाउंड्री चौथी या पांचवी स्टेज पर है। पूरी दुनिया में देखे तो ऐसी कमाल की प्रतिभा उसे पहले दर्जे के जीनियस में रखती, ऊपर से अब शायद उसे कोई मजबूत इनहेरिटेंस भी मिली हो। ऐसी प्रतिभा वाली अगर 8 महान परिवारों में शरण लेती तो उसे खजाने की तरह रखते और जोर शोर से कल्टीवेशन कराते। चूंकि वह मेरी भाभी है, लगता है मेरे डोन परिवार का उसे लुभाने का कोई रास्ता नहीं। डोन किंग हान ने कड़वा मुस्कुराते हुए कहा, तूने यहाँ पहले से काफी फसल तो काट ली है ना? यांग काय ने ऊपर देखकर लापरवाही से पूछा। डोन किंग हान ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ तो मिला है, लेकिन जितना तू सोच रहा है उतना नहीं। तू भी हेवन केव इनहेरिटेंस में गया था ना? मुझे बताता चल अंदर कैसा था। यान काय ने थोड़ा सोचा। हेवन केव इनहेरिटेंस में अपने कारनामे याद किए और यहाँ कुछ बताए। सिर्फ यह नहीं बताया कि इनहेरिटेंस किसे मिली। उसने सिर्फ कुछ साइड जानकारी बताई, लेकिन डोन किंग हान फिर भी बड़े चाव से सुनता रहा। हाँ, इस जगह पर हेवन केव इनहेरिटेंस प्रकट हो गया। सचमुच हैरानी की बात है। तुम 3 सेक्ट्स के डिसिपल्स को सचमुच खजाना हाथ लगा। काश यह मेरे डोन परिवार की जगह पर प्रकट होता। डोन किंग हान ने लंबी आह भरी। बड़ा अन्याय था। हेवन केव इनहेरिटेंस का प्रकट होना पहले 2-3 महीनों तक छिपाकर रखा गया था। 3 सेक्ट्स ने राज रखने में बड़ी सावधानी बरती थी। आखिरकार जानकारी धीरे धीरे फैली। वे बड़े बल तुरंत लोगों को भेजकर इनहेरिटेंस पाने वालों को ढूंढने लगे। अफसोस, अभी तक मुख्य इनहेरिटर किसी को नहीं मिला। हालांकि कई लोग ऐसे मिले जिन्हें हेवन केव इनहेरिटेंस में आर्टिफैक्ट्स और मार्शल स्किल्स मिली थी। हर एक को कुछ न कुछ मिला। ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे और इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, लेकिन आखिर पुराने ताकतवर कल्टीवेटर्स के खजाने थे। उन्हें वापस ले जाकर रिसर्च करना अभी भी बड़ा फायदा देता था। मार्शल स्किल्स की ग्रेड कम नहीं थी, सब कम से कम अर्थ ग्रेड, यहां तक कि कुछ हेवन ग्रेड मार्शल स्किल्स भी प्रकट हुई। कह सकते हैं कि हेवन केव इनहेरिटेंस के प्रकट होने से हाई हेवन पवेलियन, ब्लड बैटल गैंग और स्टॉर्म हॉल बहुत कम समय में बेहद अमीर हो गए। 3 सेक्ट्स में आए बड़े बल एक दूसरे से चीजें हासिल करने की होड़ में लगे थे। सबने ढेर सारा पैसा कमाया। केवल अफसोस की बात थी कि कुछ डिसिपल्स लालच में आ गए, अपना सेक्ट छोड़कर इन बड़े बलों में शरण ले ली। हाई हेवन पवेलियन में भी ऐसे कई मामले थे। 5 एल्डर्स उन्हें रोक नहीं पाए। आखिर इन बड़े बलों की ताकत से अगर वे कुछ डिसिपल्स छीन ले तो क्या कर सकते थे? वे शीतोंग और सू शुआन वो बस एक आंख बंद करके दूसरी खोलकर रखते, दुआ करते कि ये बड़े बलों के डिसिपल्स और मास्टर्स जल्दी चले जाएं, या कम से कम हाई हेवन पवेलियन को पूरी तरह लूटने से पहले। कजिन्स बात कर ही रहे थे कि अचानक 2 बूढ़े आए और बोले, युवा मास्टर, युवा लॉर्ड यांग, बाय परिवार और पर्पल फन वैली वाले आ गए हैं। यांग काय और डोन किंग हान ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाद वाले ने हंसा, सचमुच जल्दी आ गए, शायद डर है कि मैं तेरी मिली मार्शल स्किल छीन लूंगा। यांग काय ने चुपचाप सिर हिलाया। मेंग वुया ने पहले बताया था कि ये बड़े बल हेवन केव इनहेरिटेंस में उसे मिली स्टार मार्क मार्शल स्किल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आखिर एक बार में 6ठे ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को घायल कर दिया था, आम कैसे हो सकती थी? बाय परिवार और पर्पल फन वैली का यहाँ आना जाहिर तौर पर इसीलिए था। तू क्या करना चाहता है? डोन किंग हान ने यांग काय की तरफ कड़वा मुस्कुराते हुए पूछा। ये मूर्ख इन दिनों उसकी भाभी को लगातार परेशान कर रहे थे और यांग काय जरूर गुस्से में था।
यहाँ जरूर अच्छा तमाशा होने वाला था। अगर यान काय अपनी असली पहचान उजागर कर देता तो बाय परिवार और पर्पल फन वैली वाले उसे उकसाने की हिम्मत न करते, बल्कि शायद माफी मांगते और दया की भीख मांगते। लेकिन अभी समस्या थी कि यान काय खुद को उजागर नहीं कर सकता। डोन किंग हान बेताब था कि उसका ये कजिन इस समस्या का कैसे हल करेगा। उसके थोड़े मोटे चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। देखना पड़ेगा उनका रवैया कैसा है। यान काय बेफिक्र रहा, अगर रवैया अच्छा हुआ तो बात करने में कोई हर्ज नहीं। भले ये स्टार मार्क स्किल उसके हाथों में चमकती हो, दूसरों के हाथों में वैसी ताकत दिखाएगी जरूरी नहीं, इसलिए उन्हें बेचने में कोई बड़ी बात नहीं। और अगर रवैया अच्छा न हुआ। डोन किंग हान की आंखें सिकुड़ी। यान काय ने उसे देखा, शैतानी मुस्कान के साथ। डोन किंग हान भी मुस्कुराया, दुष्ट हंसी रोक नहीं पाया, जाहिर तौर पर अच्छे तमाशे की उम्मीद में। उसे पता था बाय परिवार और पर्पल फन वैली के उन दो घमंडी मूर्खों से यहाँ विनम्र रवैया उम्मीद करना नामुमकिन था। ज्यादा देर नहीं लगी, बाहर से दो खुशी भरी हंसती आवाजें आई और जल्दी ही डोन किंग हान की उम्र जैसे दो युवक दरवाजे से अंदर आए। एक बर्फ जैसे सफेद लबादे में, दूसरा शानदार बैंगनी यूनिफॉर्म में। दोनों में सम्मानजनक हवा थी, सफेद वाले जाहिर तौर पर बाय परिवार के युवा मास्टर बाय यूनफैंग और बैंगनी वाले पर्पल फन वैली के डिसिपल फैन हॉन। दोनों के पीछे दो हाई हेवन पवेलियन डिसिपल्स थे। एक से यान काय थोड़ा परिचित था लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। दूसरा डिसिप्लिनरी हॉल का डिसिपल काओ झेंगवेन था। यान काय और काओ झेंगवेन 2 बार आमने सामने हो चुके थे। आखिरी बार हाई हेवन पवेलियन छोड़ने से ठीक पहले यह आदमी यान काय के पास ग्रेट एल्डर वेई का प्रमोशन ऑर्डर लेकर आया था, लेकिन यान काय ने मना कर दिया, जिससे उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ग्रेट एल्डर ने उसे सख्त सजा दी और इसलिए वह यान काय से दुश्मनी रखता था। ये दो हाई हेवन पवेलियन डिसिपल्स हेवन केव इनहेरिटेंस में गए थे और अब बाय यून फैंग और फैन के पीछे आ रहे थे, हमेशा कुछ कदम पीछे। जाहिर था कुछ फायदों के लालच में आकर वे अब हाई हेवन पवेलियन के डिसिपल्स नहीं, बल्कि बाय परिवार और पर्पल फन वैली के डिसिपल्स थे। भाई डोन, हमेशा की तरह शानदार इस जगह पर आकर पीना, लेकिन मुझे या भाई फैन को न बुलाना जैसे हमें बाहर का समझते हो। बाय यूनफैंग हंसा, यान काय पर हल्के से नजर डालकर अपनी फोल्डिंग फैन बंद की। उसका रवैया और घमंडी नहीं हो सकता था। फैन हॉन्ग भी हंसा। भाई डोंग ने उस सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया। भाई बाय और मेरे उलट। हम आधे महीने से ज्यादा उसके लॉफ्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। शायद भाई डोंग जो यहाँ पीकर आराम कर रहे हैं ज्यादा अच्छे हैं। यान काय के मुंह के कोने पर हल्की ठंडी हंसी आई। ये दो बदमाश जिस लॉफ्ट के बाहर स्टॉकर की तरह बैठे थे, वह जरूर सु यान का घर था। डोन किंग हान बस मुस्कुराया, इन दोनों को बैठने का इशारा किया। यान काय पर नजर डालकर बोला, घर से निकलने से एक दिन पहले मेरे सम्मानित पिता ने मेरी शादी तय कर दी। अब मैं दूसरी औरतों के पीछे कैसे भाग सकता हूँ। मैं भाई बाय और भाई फैन जितना आजाद नहीं हूँ। बाय यून फैंग और फैन हॉन्ग दोनों बैठ गए, जबकि काओ झेंग वेन और दूसरा हाई हेवन पवेलियन डिसिपल सम्मान से उनके पीछे खड़े हो गए। भाई डोंग मजाक कर रहे हैं, मुझे सुना है भाई डोंग ने हाल ही में हाई हेवन पवेलियन की एक सुंदर महिला डिसिपल छीन ली। पता नहीं भाई ने उसे कैसे लुभाया, सोने की कोठी देकर या बिस्तर में संतुष्ट करके। बाय यून फैंग ने मजाक उड़ाया। डोन किंग हान ने कड़वा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भाई बाय मजाक कर रहे हैं, मैंने सचमुच एक महिला डिसिपल भर्ती की है, लेकिन सिर्फ डोन परिवार के फायदे ऑफर करके। वह लड़की हेवन केव इनहेरिटेंस में गई थी और बड़ा मौका मिला था। उसकी प्रतिभा भी अच्छी है और सही संसाधन मिले तो भविष्य में टैलेंट बन सकती है। बाय यूनफैंग हंसा और नहीं उलझा, बल्कि यान काय को देखने लगा, तिरस्कार और ऊपर से देखने वाली नजर के साथ। हल्के से पूछा, ये हाई हेवन पवेलियन का डिसिपल यान काय होगा ना? भाई डोन की उससे बातचीत कैसी रही? शब्द लापरवाही से कहे गए लेकिन तिरस्कार भरा था। भले यान काय के सामने बोल रहे थे, बाय यूनफैंग ने उसे आंखों में नहीं लिया, बल्कि सवाल डोन किंग हान से किया। बस बात की है। डोन किंग हान ने हल्के से सिर हिलाया। तुम दोनों के आने तक कोई नतीजा नहीं निकला। बाय यूनफैंग और फैन हॉन की आंखें चमक उठीं। तो लगता है मुझे और भाई फैन को अभी मौका है। फैन हॉन ज्यादा सीधा था, सीधे यान काय को देखकर बोला, मुझे सुना है कि हेवन केव इनहेरिटेंस में तुझे एक ताकतवर मार्शल स्किल मिली, सही है? यान काय मुस्कुराया और बोला, हाँ। फैन हॉन का चेहरा चमक उठा, आगे बढ़कर बोला, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं, तो सीधे कहूंगा। मुझे वह मार्शल स्किल चाहिए। इसे बेचने के लिए तेरी क्या शर्तें हैं? तुम क्या फायदा दे सकते हो? यान काय ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा।
फैन होंग हंसा, जेब में हाथ डालकर चांदी के सिक्कों का ढेर निकाला, यान काई के सामने धकेला। यह 1 लाख चांदी के सिक्के हैं। अगर तू इस मार्शल स्किल की कल्टीवेशन विधि मुझे बेचने को तैयार है तो ये चांदी के सिक्के तेरे। ऐसा कहकर फैन होंग आत्मविश्वास से भरा था, चेहरे पर चालाक व्यापारी वाली मुस्कान। उसे यकीन था कि छोटे सेक्ट के डिसिपल के लिए ये 1 लाख चांदी के सिक्के बेहद लुभावने होंगे। दरअसल वो गलत नहीं था। जब 1 लाख चांदी के सिक्के मेज पर रखे गए, काओ झेंग वेन हो या दूसरा हाई हेवन पवेलियन डिसिपल, उनकी सांसें भारी हो गईं और वे मेज पर रखे सिक्कों को घूरने लगे। इस ऑफर पर यान काई ने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। फैन होंग का चेहरा वैसा ही रहा, लापरवाही से एक और ढेर चांदी के सिक्कों का निकाला, यान काई के सामने धकेला। लेकिन यान काई फिर भी नहीं हिला। बाई यून फैंग ने अचानक हल्के से हंसा, भाई फैन थोड़े कंजूस तो नहीं हो रहे? यान काई है ना, ये युवा मास्टर तुझे तेरी मार्शल स्किल के लिए 2 लाख चांदी के सिक्के देने को तैयार है, कैसा रहेगा? तू जिंदगी भर इतनी दौलत फिर नहीं कमा पाएगा। अच्छा खाना पीना, 3 बीवियां, 4 रखैले रखकर जिंदगी भर मौज करने लायक, बेजोड़ शान। बाई यून फैन का फैन होंग से ज्यादा ऑफर करना बाद वाले को गुस्सा दिला गया और वह उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन बाई यून फैंग ने उसे हवा की तरह नजरअंदाज किया। यान काई की तरफ मुस्कुराते रहे। डोन किंग हान भी खुशी से हंसा, लेकिन मतलब भरा। 2 लाख चांदी के सिक्कों से यान परिवार के डायरेक्ट डिसेंडेंट को ठगना चाहते थे। ये दो मूर्ख सचमुच बहुत अज्ञानी थे। डोन किंग हान कई बार जोर से हंसना चाहता था, लेकिन किसी तरह रोका, उसके कंधे हल्के से झुके हुए, हंसी रोकने की पूरी कोशिश में। ये सचमुच अच्छा तमाशा है, सचमुच बहुत मजेदार। 2 लाख चांदी के सिक्के बहुत बड़ी रकम है, क्या तू अभी भी संतुष्ट नहीं? बाई यून फैन की भौहें सिकुड़ी, वह थोड़ा नाखुश होकर यान काई को घूर रहा था। अब तक उन्होंने ढेर सारी मार्शल स्किल्स खरीदी थी, लेकिन कभी इतनी ऊंची कीमत नहीं लगी थी। अगर उन्हें न पता होता कि यह मार्शल स्किल असाधारण ताकत वाली है, तो इतनी उदारता कहाँ दिखाते। ये छोटा हरामी मेहरबानी की कद्र नहीं जानता। बाई यून फैंग ने मन में सोचा। वह बाई परिवार का युवा मास्टर था, भले यह मार्शल स्किल 2 लाख की हो, उसे 1 लाख में खुशी खुशी बेच देना चाहिए था। बाई यून फैंग को गुस्सा आता देख डोन किंग हान ने आग में घी डालने का फैसला किया। अभी भी नाटक करते हुए कि उसे यान काई नहीं पता, बोला, बच्चे, ये युवा मास्टर भी बोली लगाएगा। 2 लाख चांदी के सिक्के प्लस डोन परिवार की एक्सक्लूसिव प्रोफाउंड युआन पिल्स की एक बोतल, कैसा रहेगा? बाई यून फैंग और फैन होंग दोनों हैरानी से डोन किंग हान की तरफ मुड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह प्रोफाउंड युआन पिल्स की बोतल ऑफर करेगा। वह अर्थ ग्रेड मिड रैंक स्पिरिट पिल थी। भले ग्रेड ज्यादा ऊंची न हो, लेकिन असर कमाल का था। कल्टीवेशन में सहायता के लिए इस्तेमाल करने पर कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलता था। क्या इस मार्शल स्किल की सचमुच इतनी कीमत है? हाँ, डोन किंग हान और यान काई काफी देर बात कर रहे थे। उसे जरूर इस मार्शल स्किल की कुछ समझ है, इसलिए प्रोफाउंड युआन पिल्स की बोतल ऑफर कर रहा है। 2 लाख प्लस एक कॉमन ग्रेड लो रैंक आर्टिफैक्ट। फैन होंग ने तुरंत बोली बढ़ा दी। डोन किंग हान की भौहें सिकुड़ी। भाई फैन, इतनी बेरुखी से होड़ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन फैन होंग बोलता उससे पहले बाई यून फैंग ने काटा, भाई डोन गलती पर है। यह मार्शल स्किल असाधारण ताकत वाली है, हम सबको चाहिए। जाहिर है कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, और जो कीमत हम देने को तैयार है वह जायज है। 3 लाख चांदी के सिक्के प्लस एक कॉमन ग्रेड लो रैंक आर्टिफैक्ट, लेकिन वह डिफेंस आर्टिफैक्ट होगा। फैन होंग ने यह सुनकर बस मुस्कुराया। भाई बाई सचमुच उत्साही है। ये कीमत तो वह भी देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई यून फैंग इतना फैसला कर लेगा। डोन किंग हान भी हंसा, चूंकि भाई बाई इतने दृढ़ हैं, तो ये युवा मास्टर आपसे होड़ नहीं लगाएगा, वरना सिर्फ नुकसान ही होगा। बाई यून फैंग हंसा, हाथ जोड़कर बोला, आप बहुत विनम्र हैं। इस मौके के लिए मैं जरूर आप दोनों को भरपाई करूंगा। ये तीनों इतनी कीमत ऑफर करके काफी संतुष्ट लग रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि यह स्टार मार्क मार्शल स्किल पहले से उनकी हो चुकी है। यान काई की राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। यान काई की भौहें सिकुड़ी, हल्के से बोला, मैंने कब कहा कि इतनी कीमत पर यह मार्शल स्किल बेचूंगा? बाई यून फैंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया, जबकि फैन होंग भी स्तब्ध रह गया। 3 लाख चांदी के सिक्के प्लस एक कॉमन ग्रेड लो रैंक डिफेंस आर्टिफैक्ट तेरी मार्शल स्किल की कीमत से ज्यादा है। शायद तुझे पता ना हो तो पहले चेता दूं, ज्यादा लालच करने से सब कुछ खो बैठेगा। बाई यून फैंग का चेहरा उदास हो गया और आवाज थोड़ी ठंडी और धमकी भरी हो गई।
बाय यून फैंग के पीछे खड़ा काओ झेंग वेन भी ठंडी हंसी हंसकर बोला, यान काय, मुंह न देने का मतलब बेशर्मी है। युवा मास्टर बाय की ऑफर पहले से ज्यादा जायज है, तुझे और क्या चाहिए। बाय यून फैंग ने अपनी पेपर फैन खोली, पैर पर पैर चढ़ाए। यान काय की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पंखा झल रहा था, उसका पूरा रवैया तिरस्कार और अवमानना से भरा था। डोन किंग हान ने पानी और गंदला करने का फैसला किया, जानबूझकर बोला, ओह, शायद तू हमारे किसी बल में शामिल होना चाहता है। बाय यून फैंग और फैन हॉन की भौहें सिकुड़ी, उन्हें लगा कि यह भी मुमकिन है। दोनों सोच ही रहे थे कि काओ झेंग वेन ने फिर काटा, युवा मास्टर बाय, यह आदमी हाई हेवन पवेलियन में 3 साल से ज्यादा रहा लेकिन सिर्फ टेम्पर्ड बॉडी 3rd स्टेज तक कल्टीवेशन कर पाया, मजबूरन हाई हेवन पवेलियन ट्रायल डिसिपल बन गया। उसकी क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी से औसत है और भविष्य में कोई उम्मीद नहीं। बाय परिवार में इसे भर्ती करना सिर्फ शर्मिंदगी लाएगा, युवा मास्टर 2 बार सोचे। जैसे ही उसने बात खत्म की, यान काय ने अचानक कलाई फ्लिक की और हाथ में शराब का ग्लास आगे फेंका, सीधे काओ झेंग वेन के मुंह पर छिड़क दिया। मेज पर सबके चेहरे अचानक बदल गए, खासकर बाय यून फैंग का, उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। यान काय, तू मरने की जल्दी में है। काओ झेंग वेन गुस्से से पागल हो गया, हमला करने की कोशिश की लेकिन बाय यून फैंग ने रोक लिया। छोटे हरामी, किसी के कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक के बारे में पता कर लेना चाहिए। बाय यून फैंग ने यान काय को घूरा, उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अगर आज तू मुझे संतोषजनक जवाब न दिया तो यहां से निकलने की सोचना भी मत। जवाब। यान काय बेफिक्र रहा, मेरी मार्शल स्किल मिस्टीरियस ग्रेड की है, यह जवाब काफी है। ये बात सुनकर सबके चेहरे फिर चौंक गए, यहां तक कि डोन किंग हान भी स्तब्ध रह गया। मिस्टीरियस ग्रेड। सबने अंदाजा लगाया था कि यान काय की मार्शल स्किल असाधारण है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मिस्टीरियस ग्रेड होगी। डोन परिवार, बाय परिवार और पर्पल फन वैली जैसे पहले दर्जे के बलों के पास भी सिर्फ कुछ मिस्टीरियस ग्रेड मार्शल स्किल्स थीं और वे सैक के खजाने की तरह संभाली जाती थीं। अगर कोई भविष्य का पिलर न होता तो उन्हें कल्टीवेट करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलती। तू सच कह रहा है। डोन किंग हान की आवाज थोड़ी कांप रही थी, अंदर से जोर से गाली दे रहा था। अगर पता होता कि मिस्टीरियस ग्रेड मार्शल स्किल है तो मैं सचमुच इसे हासिल करने की कोशिश करता। वह मेरा कजिन है, इसके बदले ट्रेड करना नामुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये 2 मूर्ख बाय यून फैंग और फैन हॉन भी इसमें शामिल हो गए। यह मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं। हेवन केव इनहेरिटेंस में मेरी कल्टीवेशन सिर्फ इनिशियल एलिमेंट 7th स्टेज थी, फिर भी एक वार में 6ठे ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को घायल कर दिया। इस मार्शल स्किल की ग्रेड के बारे में और क्या कहूं। यान काय ने लापरवाही से कहा। ये कुछ लोग तेज सांसें लेने लगे और यान काय की तरफ नजरें, जो पहले तिरस्कार और अवमानना से भरी थीं, अब लालच से चमक रही थीं। पहले की ऑफर के ऊपर तू बाय परिवार में डिसिपल बनकर शामिल भी हो सकता है। बाय यून फैंग ने गहरी सांस ली और फैसला करके यान काय को डिसिपल बनाने की ऑफर दी। मिस्टीरियस ग्रेड मार्शल स्किल के बदले उसे शामिल करना बाय परिवार को जरूर बड़ा फायदा था। यान काय का बाय परिवार में आने के बाद कैसा व्यवहार होगा, वो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन पर निर्भर था। मैं पर्पल फन वैली की तरफ से भी तुझे डिसिपल बनाकर शामिल करने को तैयार हूं और अच्छा प्रैक्टिस एनवायरनमेंट गारंटी दूंगा। फैन हॉन्ग ने भी जल्दी ऑफर दी। मुझे तुम में से किसी में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं। यान काय को इन पर और समय बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी। अगर मेरी मार्शल स्किल चाहिए तो समान ग्रेड की मार्शल स्किल ऑफर करो। फैन हॉर्न की भौहें सिकुड़ी, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। तू मेरे सेट के सीक्रेट स्किल सीखना चाहता है। एक मिस्टीरियस ग्रेड स्किल के बदले दूसरी, सबको फायदा, क्या ये जायज नहीं। यान काय ने उसे देखकर मुस्कुराया। बाय यून फैंग ने ठंडी हंसी हंसी, नामुमकिन। अगर हम अपने परिवार के राज दूसरों को देते तो वे राज कैसे रहते। बाय परिवार के डायरेक्ट डिसिपल्स के अलावा किसी आउटसाइडर को उन्हें कल्टीवेट करने की इजाजत नहीं। तो बात करने लायक कुछ नहीं। यान काय उठा और चलने लगा। जाना चाहता है। बाय यून फैंग का चेहरा बदल गया, फिर ठंडी हंसी हंसी, उसने हाथ बढ़ाकर यान काय का रास्ता रोका। अगर अभी वह मार्शल स्किल न सौंपी तो यहां से कभी निकलने की उम्मीद मत करना। डील न होने पर अब वह सीधे लूटने का इरादा कर रहा था। एक बेनाम हाई हेवन पवेलियन डिसिपल उसके लिए सचमुच कुछ नहीं था। रास्ते से हट। यान काय देख चुका था कि वह मुश्किल करने वाला है, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अब हिचकिचाया नहीं, जोरदार मुक्का फेंका। बाय यून फैंग ने ठंडी हंसी हंसी, हथेली से मुक्के का मुकाबला किया। जोरदार धड़ाका हुआ, जैसे युआन क्यूई की लहर घूमी। केबिन अचानक टूटकर बिखर गया।
तारांकन स्विश, कई आकृतियां अंदर से बाहर कूदी। डोन किंग हान, बाय यून फैंग, फैन हॉन, यान काय, काओ झेन वेन और दूसरा हाई हेवन पवेलियन डिसिपल सब गंभीर हो गए। तूने मुझे पर हाथ उठाने की हिम्मत की। बाय यून फैंग का गुस्सा फट पड़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस छोटे टकराव में भले उसे नुकसान न हुआ, लेकिन यान काय को दबा भी नहीं पाया। ऊपर से हैरानी की दूसरे की युआन क्यूई जाहिर तौर पर सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फर्स्ट स्टेज की थी, लेकिन उसके वार को पीछे धकेल दिया। युवा मास्टर बाय, अपनी गरिमा का ख्याल रखें, वह आपके हाथों के लायक नहीं, मुझे सजा देने दें। काओ झेन वेन ने तुरंत खुद को आगे किया। यान काय ने उस पर शराब छिड़की थी, जिससे उसका मुंह काला हो गया था। जाहिर था वह बदला लेना चाहता था। ऊपर से अब वह बाय परिवार का सदस्य था। यह अपनी वफादारी और कीमत दिखाने का अच्छा मौका था। बस यान काय को पीट दे, बाय यून फैंग का गुस्सा शांत कर दे, भविष्य में ज्यादा फायदे नहीं मिलेंगे। बाय यून फैंग ने ठंडे से सिर हिलाया। उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसे पता चल जाए कि इस युवा मास्टर का अपमान करने की क्या सजा होती है। एक छोटे सेक्ट का बेनाम डिसिपल, इतनी गुस्ताखी की हिम्मत कैसे हुई? युवा मास्टर निश्चिंत रहें, मुझे इस छोटे हरामी को सबक सिखाने की तड़प बहुत दिनों से थी। काओ झेन वेन ने लगातार ठंडी हंसी हंसी। यान काय को सिर्फ 10 फीट दूर से घूरकर बोला, जूनियर ब्रदर यान, मत कहना कि मैं दयालु सीनियर नहीं हूं। मैं तुझे मौका दूंगा, अभी घुटने टेककर सिर पटककर माफी मांग ले। शायद युवा मास्टर बाय तुझे माफ कर दें, या कम से कम सजा कम कर दें। यान काय ने उसे तिरस्कार से देखा। दूसरे के पालतू कुत्ते के लिए तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। काओ झेन वेन का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला। युवा मास्टर बाय ने मुझे बड़ा सम्मान दिया है, अब उनके पीछे चलने में क्या गलत? सेक्ट एल्डर्स ने भी कुछ नहीं कहा। तुझे क्या हक है मुझे दोष देने का? तेरे खुद के काम तुझे पता है, दूसरों को क्यों बताने की जरूरत? ये बड़ा भाई कभी तेरा सीनियर था और तुझे ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन चूंकि तू मौत चुन रहा है, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। काओ झेन वेन ने गहरी सांस ली, गुस्सा दबाया, युआन क्यूई चलाए और बात करने की जहमत नहीं उठाए। मूवमेंट स्किल चलाकर यान काय पर झपटने की तैयारी की, लेकिन एक कदम भी न उठा पाया कि उसके सामने एक आकृति प्रकट हो गई। पलक झपकते यान काय 10 फीट का फासला पार करके उसके ठीक सामने आ गया था। काओ झेन वेन स्तब्ध रह गया, तुरंत गंभीर हो गया, बेतहाशा हथेली मारी। लेकिन यान काय ने आसानी से रोका, एक ही चाल में उसका हमला सुलझा दिया। उसका मुक्का तुरंत निकला जैसे बनिंगसन की थरी ले ब्लास्ट फट पड़ी। सीधा वार खाकर काओ झेन वेन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसकी छाती धंस गई। वह पीछे हटकर यान काय के मुक्के की ताकत सुझाने की कोशिश करने लगा। मुश्किल से फासला बढ़ा पाया कि उसके शरीर में घुसी ट्रू यांग युआन क्यूई अचानक फट पड़ी। 3 दबी हुई धड़ाकों की आवाज आई, जैसे काओ झेन वेन के मुंह से खून की धारें निकली। एक ही वार, ये बदलाव सबको चौंका गया। काओ झेन वेन की कल्टीवेशन भले ज्यादा मजबूत न हो, लेकिन सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 5th स्टेज पर थी। लेकिन यान काय के सिर्फ एक मुंह से उसे खून उगलना पड़ा। भले यह वार विनाशकारी मार्शल स्किल था, लेकिन यान काय की हैरान करने वाली रफ्तार सचमुच चौंकाने वाली थी। काओ झेन वेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यान काय इतना तानाशाह बन गया है। जैसे वह लगातार खून उगल रहा था और अभी ठीक भी ना हुआ था कि यान काय फिर उस पर झपट पड़ा। अब बहुत घबरा गया, मुकाबला कैसे करता। सिर्फ दर्जन भर राउंड्स के बाद फिर भारी वार खाया। उसकी छाती से हड्डियां टूटने की चटाक की आवाज आई। असहनीय दर्द से काओ झेन वेन के माथे पर पसीना छूट गया। यान काय निर्दयी और बेफिक्र रहा, काओ झेन वेन पर हमला जारी रखा। ये हमला ज्यादा देर नहीं चला कि काओ झेन वेन पूरी तरह दब गया। मुकाबला करने की ताकत नहीं रही। ज्यादा देर नहीं लगी, काओ झेन वेन की नजर धुंधली हो गई। अचानक यान काय की किक खाकर वह उड़ गया, कई फीट दूर जमीन पर गिरा, फिर उठ नहीं पाया। मरा नहीं था, लेकिन पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी थीं। कम से कम कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ना तय था। डोन किंग हान यान काय को घूरता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 साल न देखने के बाद उसका कजिन इतना बदल गया है। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 5th स्टेज का कल्टीवेटर सिर्फ 30 सांसों तक टिक पाया और गिर गया। बिखरी धूल के बीच यान काय सीधा खड़ा था, चेहरे पर बेफिक्र भाव, सबको तिरस्कार से देखता हुआ, घमंड की हद तक अकड़ दिखाता हुआ। बाय यून फैंग और फैन हॉन दोनों थोड़े चौंक गए। बाय यून फैंग को खुद को संभालने में एक पल लगा, फिर गिरे काओ झेन वेन की तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा। सचमुच छोटे सेक्ट का कचरा डिसिपल है, इतना कमजोर और नाजुक। लगता है इस युवा मास्टर को खुद आगे आना पड़ेगा।
फैन होंग ने उसे देखकर थोड़ी राहत महसूस की। आखिर बाई यून फैंग बाई परिवार का युवा मास्टर था। काओ झेंग वेन की जिंदगी मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वह बाई परिवार का डिसिपल था। उसके सामने ही उसे अपंग कर दिया गया। बाई यून फैंग इस अपमान को कैसे सह सकता था? फैन होंग के लिए अगर वह होता तो भी नहीं सहता। ऊपर से इस यान काय हरामी के पास मिस्टीरियस ग्रेड मार्शल स्किल भी थी। ये हालात लड़ाई शुरू करने का परफेक्ट बहाना था, फिर उसे मार्शल स्किल की कल्टीवेशन विधि उगलवाने का। यहां तक सोचकर फैन होंग की भौहें सिकुड़ी, पीछे मुड़कर अपने हाल ही में छीने हाई हेवन पवेलियन डिसिपल पर ठंडी नजर डाली, अंदर से गाली दी कि यान काय ने उसके साथ क्यों नहीं लड़ा। अगर वह अपंग होता तो उसे लड़ने का बहाना मिल जाता। भाई बाय, क्या तुम सचमुच किसी और की जगह पर खुद हाथ साफ करना चाहते हो? डोन किंग हान को डर था कि यान काय उसका मुकाबला न कर पाए, इसलिए जल्दी उठकर विरोध किया। आखिर बाई यून फैंग ट्रू एलिमेंट बाउंड्री फर्स्ट स्टेज मास्टर था और ट्रू एलिमेंट बाउंड्री व सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के बीच बड़ी खाई थी। बाई यून फैंग ने ठंडी हंसी हंसी, किसी और की जगह हो तो क्या? उसने मेरे बाई परिवार के डिसिपल को नुकसान पहुंचाया, उसे सही कीमत चुकानी पड़ेगी। वह यान काय से पंगा लेने पर आमादा था। डोन किंग हान की भौहें सिकुड़ गईं। वो मदद करना चाहता था, लेकिन बीच में आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिर बाहर वालों के लिए वह और यान काय अभी अभी मिले थे, अगर ज्यादा खुलकर मदद करता तो दूसरों को शक हो जाता। एक बार यान काय की पहचान उजागर हुई तो उसे फायदा होने की बजाय नुकसान ही होता। यान परिवार सचमुच ताकतवर था, लेकिन उसके दुश्मन भी ढेर सारे थे। पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग उनसे नफरत करते थे। जब वह आगे का रास्ता सोचने में लगा था, अचानक उसने देखा कि यान काय ने उसे चुपके से आंख मारी, इशारा किया कि रिलैक्स हो जाए और फिर न बोले। बाई यून फैंग धीरे धीरे यान काय की तरफ बढ़ा और बोला, तुम दोनों साइड हो जाओ और दखल मत देना। जी। दो बूढ़े चेन ने सम्मान से जवाब दिया और पीछे हट गए। डोन किंग हान के साथ इमोर्टल एसेंशियन बाउंड्री मास्टर्स गार्ड थे, बाई यून फैंग और फैन हॉर्न के साथ क्यों न होते। आखिर वे दोनों अपने बलों की युवा पीढ़ी के लीडर थे। पूरी तरह परिपक्व होने से पहले उनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई तो होता ही। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, मेरे बाई परिवार में शामिल हो जा, वह मार्शल स्किल सौंप दे और मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बाई यून फैंग ने घमंड से धमकी दी, यान काय को ऊपर से घूरते हुए। यान काय ने बस ठंडी हंसी हंसी, उसकी युवान क्यूई उम्र आए, पूरी लड़ाई की मंशा दिखाते हुए। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसका रवैया सब बता रहा था। अच्छा, कम से कम तेरी जान तो बख्श दूंगा, आखिर तेरी अभी कुछ कीमत है। बाई यून फैंग ने बात खत्म की और उसकी आकृति धुंधली हो गई, हवा में धूल की तरह गायब हो गया, धुंधला और भ्रामक। यान काय का चेहरा गंभीर हो गया, अब इतना रिलैक्स नहीं था। भले बाई यून फैंग लापरवाही और दिखावा करने वाला लगता हो, लेकिन वह बाई परिवार का युवा मास्टर था, उसकी कल्टीवेशन उससे पूरी बड़ी रियल मुंह पर थी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी, और गिरने वाला शायद वह खुद होता। मूल रूप से यान काय अभी ऐसे दुश्मन से भिड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सोचता कि यह आदमी दिन भर सू यान के घर के आसपास मंडराता रहता है, यान काय खुद को रोक नहीं पाया। हर मर्द को अपनी औरत को ऑफ लिमिट्स मानना चाहिए, और भले बाय यून फैंग ने सू यान का चेहरा कभी न देखा हो, उसके कामों से यान काय बेहद नाखुश था। यान काय के पीछे अचानक धूल का अजीब जमावड़ा हुआ, जैसे बाय यून फैंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। उसने यान काय की पीठ पर हथेली मारी, बिना आवाज और लापरवाही से, लेकिन जानलेवा ताकत के साथ। डोन किंग हान चौंक गया और मुश्किल से चिल्लाने से रोका। तुरंत यान काय मुड़ा, अपनी हथेली आगे बढ़ाए। उसकी हाथ से गर्म ट्रू यांग युआन क्यूई की लहर फटी, बाय यून फैंग के हमले से टकराए और रोकी। जोरदार आवाज हुई जैसे विश्व ऊर्जा हिल गई, उनकी हथेलियों से निकली हवा चारों तरफ गरजी जैसे यान काय का शरीर झटका खाकर 10 कदम पीछे हटा, जबकि बाय यून फैंग बिना हिले खड़ा रहा, उसका रिलैक्स चेहरा तिरस्कार से भरा था। भले पहले दोनों ने वार किया था, लेकिन उस समय यान काय ने अपनी 80% ताकत लगाई थी, जबकि बाय यून फैंग ने सिर्फ सहज रूप से रोका था, इसलिए मुकाबला बराबर रहा था। लेकिन अब बाय यून फैंग ने पहल की थी, नतीजा पहले जैसा कैसे होता। सिर्फ इस वार से यान काय को पहले से नुकसान हो चुका था। वह जल्दी उठा, बाय यून फैंग को गंभीरता से घूरते हुए। सेपरेशन एंड रियूनियन फर्स्ट स्टेज का हरामी मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है, तू योग्य भी नहीं। बाय यून फैंग ने ठंडी हंसी हंसी, उसका शरीर गायब हो गया जैसे फिर उसने अपनी अजीब मूवमेंट स्किल दिखाए। यान काय ने दांत पीसे, उसकी नजर ठंडी गंभीरता से भरी, चारों तरफ बेहद सतर्क।
कुछ पता चला। बाय यून फैन की आवाज अचानक खाली जगह से आई, जैसे उसका शरीर यान काई के ठीक 3 फीट आगे प्रकट हुआ। लापरवाही से एक और हथेली मारी। बनिंग सन की थरी लेयर ब्लास्ट। यान काई ने अब रुकना नहीं छोड़ा, सीधे अपनी खुद बनाए मार्शल स्किल इस्तेमाल की। बाय यून फैन के चेहरे पर सतर्कता की चमक आई, उसे इस हमले की भयानकता अच्छे से पता थी। लेकिन आखिर वह बाय परिवार का युवा मास्टर था, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर पीछे कैसे हटता। न सिर्फ नहीं हटा, बल्कि और तेज आगे बढ़ा। वह यान काई की पूरी ताकत वाले वार को जबरदस्त ताकत से कुचलना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है। जैसे ही उनके हमले टकराए, यान काई पीछे धकेला गया, उसकी युआन क्यूई में कुछ अराजकता के संकेत दिखे। दूसरी तरफ बाय यून फैन का चेहरा रिलैक्स रहा, उसका रवैया शांत, लेकिन जैसे ही वह कुछ ताने मारने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। तिरस्कार के शब्द दबाकर उसने यान काई द्वारा उसकी बाह में घुसी गर्म ट्रू यांग युआन क्यूई को सुझाने की कोशिश की। एक और मार्शल स्किल। बाय यून फैन की आंखें चमकी, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस यान काई हरामी के पास एक और असाधारण मार्शल स्किल है। यह मार्शल स्किल ताकतवर और अप्रत्याशित थी, कम से कम हेवन ग्रेड। जरा सी लापरवाही से उसे बड़ा नुकसान होने वाला था। अगर घुसी युआन क्यूई को बाहर निकालने में देर हुई होती तो जरूर मामूली चोट लगती। वाह, मुझे तो अच्छी किस्मत मिली। जब तुझे पीट दूंगा, इसे भी खुशी खुशी ले लूंगा। बाय यून फैन की मुस्कान और गहरी हो गई, उसका शरीर फिर धूल में बदल गया। यान काई तन गया, चारों तरफ के बदलावों को और सतर्कता से महसूस करने लगा। अचानक उसकी आंखें चमकी, जैसे उसने खाली जगह पर हथेली मारी। हिंसक युआन क्यूई की लहर फेंकी, जैसे आग की उग्र लहरें। उसकी हथेली फटते ही हवा टूट गई और बाय यून फैन फिर प्रकट हुआ। उसके कपड़े बिखरे हुए और चेहरा हैरानी से भरा। वह जल्दी पीछे हटा, अजीब ढंग से यान काई के वार से बचने की कोशिश की। ये लड़ाई देख रहे इमोर्टल एसेंशियन बाउंड्री मास्टर्स सब चौंक गए। भले वे सब बाय यून फैन की हरकतें आसानी से देख सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी सोल कल्टिवेट की थी जिससे डिवाइन सेंस इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये हाई हेवन पवेलियन डिसिपल कैसे कर रहा था? सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फर्स्ट स्टेज डिवाइन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ आदान प्रदान के बाद बाय यून फैन की मूवमेंट स्किल की गहराई समझ गया। क्या उसकी लड़ाई की इंद्रियां इतनी कमाल की थीं? हाँ, तू सिर्फ आर्टिफैक्ट की ताकत पर निर्भर है। यान काई ने ठंडी हंसी हंसी, बाय यून फैन को घूरा, चेहरे पर ताने भरा। दूसरी तरफ ने 2 बार कोई गहरी मूवमेंट स्किल दिखाई थी, उसकी खुद की से कई गुना तेज और छलपूर्ण। यान काई समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे कर रहा है, लेकिन अचानक बाय यून फैन की कमर पर चमकता जैड का टुकड़ा देखकर उसे सच समझ आ गया। ये जादुई मूवमेंट स्किल सिर्फ आर्टिफैक्ट की आंखें धोखा देने वाली असर थी। बाय यून फैन का चेहरा लाल हो गया। वो ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर था जो सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री से लड़ रहा था। आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करना बेशर्मी थी। हालांकि यान काई का उसे देख लेना उसे और गुस्सा दिला गया। ठंडी हंसी हंसकर बोला, भले मैं ये आर्टिफैक्ट न इस्तेमाल करूं, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी आकृति चमकी, वह हवा जैसे तेज यान काई की तरफ उड़ा। अनयील्डिंग विल। अपने से पूरी बड़ी रियल ऊंचे दुश्मन के खिलाफ यान काई ने पूरी ताकत लगाई, सीधे अपनी सबसे गहरी मार्शल स्किल चलाई। सिलाविन। लगता है लेखक भूल गया कि यह मार्शल स्किल नहीं बल्कि गोल्डन स्केलेटन चलाने के लिए व्यक्तित्व की खासियत है। उसकी युआन क्यूई अचानक फट पड़ी, बेजोड़ दुश्मनी से भरी, जबकि उसका चेहरा क्रूर हो गया। उसकी आंखों में खून की प्यास और बेरहमी की चमक थी। ये ताकत का उछाल उसके शरीर की सतह पर दिखाई दिया, उग्र काली आग के रूप में। उस पल यान काई किसी दुष्ट राक्षस जैसा लग रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ की हवा काली आग से ढकी हुई। यान काई ने बाय यून फैन के चेहरे पर हथेली मारी। अनंत आग लेकर वह क्रूरता से बाय यून फैन की तरफ बढ़ी। उसका दुश्मन अचानक बदल गया। बाय यून फैन चौंक गया। यान काई की ताकत में भारी उछाल और तेजी से नजदीक आती जलती युआन क्यूई महसूस करके उसे तुरंत पता चला कि यह वार कितना भयानक है। बिना जरा हिचकिचाए उसने पूरे शरीर की ट्रू क्यूई उकसाई, अपनी किलर मार्शल स्किल चलाई। हेवन की स्नेह। ट्रू क्यूई इकट्ठी हुई और रेशम जैसे धागों में संघनित हुई। उसकी उंगलियों के पीछे हवा में नाचती हुई, तुरंत उसके सामने बड़ा जाल बन गया। शुद्ध ट्रू क्यूई से बना यह विशाल जाल जैड काटने लायक तेज था। उसकी कटिंग पावर आम अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट से कम नहीं थी। काली आगे इस स्वर्गीय जाल से टकराईं और बाय यून फैन की ट्रू क्यूई के रेशमी धागे बिना नुकसान पहुंचे उनके बीच से गुजर गए, सीधे यान काई की तरफ उड़े, उसे घेरने की कोशिश में। यान काई के दिमाग में चमक हुई। उसने तेजी से युआन क्यूई उकसाई, चारों तरफ की आग का तापमान कई गुना बढ़ा दिया।
जैसे ही उसने ऐसा किया, रेशमी धागे पिघलते दिखे और सिर्फ एक सांस के समय में आगे बाई यून फैंग के कंधे पर कूद पड़ी। यांग काई और बाई यून फैंग दोनों पीछे हटे, एक दूसरे को घूरते हुए। दोनों की आंखों में डर की छाया थी। यांग काई के शरीर पर छोटे छोटे खूनी निशान उभरे, जाहिर था उसे हेवन की स्नेह से कट लगे थे, और हर ट्रू क्यूई के रेशमी धागे ने उसकी त्वचा में आधा इंच तक काटा था, कई जगहों पर उसे लगभग टुकड़े टुकड़े करने वाला था। हालांकि बाई यून फैंग भी अजीब हालत में था, उसके कंधे पर लाल गर्म निशान था, जैसे किसी ने पिघले लोहे से दागा हो। चारों तरफ जले मांस की बदबू फैल रही थी, जैसे वह बेतहाशा ट्रू क्यूई उकसा रहा था, आखिरकार घुसी उग्र गर्म युआन क्यूई को सुझाने के लिए। इस लड़ाई देख रहे इमोर्टल एसेंशियन बाउंड्री मास्टर्स सबके मुंह से ठंडी सांस निकली, यांग काई की तरफ डर से देखते हुए। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टिवेटर ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर से लड़ रहा था। भले अभी थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी टक्कर दे रहा था। ये छोटा हरामी आखिर किसका बैकिंग था? ऊपर से इतनी अजीब कल्टिवेशन में उछाल कैसे कर रहा था? शुरू में वह सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन फर्स्ट स्टेज था, लेकिन अचानक सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पीक पर पहुंच गया, और कल्टिवेशन बढ़ते ही उसका रवैया और स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। अगर पहले वह आम किशोर था, अब साफ डेविल पाथ प्रैक्टिशनर के संकेत दिखा रहा था। सबसे अहम बात थी कि उसकी युआन क्यूई बाई यून फैंग की ट्रू क्यूई के रेशमी धागों को पिघला सकती थी, मतलब उसकी युआन क्यूई की शुद्धता और क्वालिटी फर्स्ट स्टेज ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर की ट्रू क्यूई से कम नहीं थी। वह ऐसा कैसे कर सकता था? इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।